Hello students, today we are discuss about electrostatics. First of all, क्वेश्चन पुटअप होता है इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीय या विद्युत की क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी विद्युतिकी। तो आप देखिए कि भौतिक विज्ञान की एक वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थित किसी भी आवेश के गुणों, विभिन्न गुणों और विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं, वही विद्युत की कहलाती है। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ब्रांच होती है इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी और इफेक्ट ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज की प्रॉपर्टी और इफेक्ट, उसके प्रभावों का, उसकी प्रॉपर्टी का, उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को विद्युत की कहते हैं। विद्युत की के दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक होता है धारा विद्युत की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एक होता है धारा विद्युत की, विद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज चार्ज स्टेबल होने पर अलग प्रॉपर्टी शो करता है और मोशन में होने पर अलग प्रॉपर्टी शो करता है. व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जब भी कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो वह जैसे विद्युत क्षेत्र व्यक्त करता है, विद्युत विभव व्यक्त करता है, विद्युत बल आरोपित करता है, तो ऐसी स्थिति में या जिसके अंतर्गत ऐसे गुणों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत की. यानी स्थिर विद्युत की भौतिक इस विद्युत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश, स्टेबल चार्ज या चार्ज एट रेस्ट की प्रॉपर्टी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत बल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव आदि का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की कहते हैं. और करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है या विद्युत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेश के विभिन्न गुणों, जैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इनका अध्ययन जिसमें करते हैं उसे हम कहते हैं धारा विद्युत की. तो धारा विद्युत की या करंट इलेक्ट्रिसिटी ये एक ऐसी ब्रांच होती है, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन मोशन. ओके, अब बात आती है हमारे पास कि विद्युत आवेश होता क्या है. विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. यानी कि विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है. अगर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की उत्पन्न करना संभव नहीं है. जब आवेश की बात अपन करते हैं तो यहाँ पर तीन प्रकार से आवेश अलग अलग स्थिति में अलग अलग क्षेत्र उत्पन्न करता है. जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है. जैसे जब आवेश स्थिर होगा, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, स्थिर अवस्था में आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र. जब चार्ज स्थिर अवस्था में होगा, आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. चार्ज इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर आवेश नियत वेग से गतिशील हो तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है.
अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी नियत वेग से गतिशील हो, चार्ज इन मोशन विद एक्सिलरेटेड वेलोसिटी, मतलब यदि त्वरित वेग से गतिशील है यानी समय के साथ यदि वेग बदल रहा है तो फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है इस तरीके से। और ये तीनों ही बातें, ये तीनों क्वेश्चन एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि चार्ज स्थिर अवस्था में होगा, रेस्ट पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यदि चार्ज मोशन में होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यदि वो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ये बात हमारे पास यहाँ पर आती है। तो इस तरीके से विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ क्वेश्चन पुट अप, हाउ यू कैन प्रोड्यूस चार्ज, चार्ज किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है या चार्जिंग की क्या मेथड हो सकती है। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग की आवेशन की 3 विधियां होती है। तो हमारे पास ये टॉपिक आता है आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देर आर 3 मेथड्स, 3 विधियां हैं। फर्स्ट है घर्षण द्वारा, बाई फ्रिक्शन, फर्स्ट बाई फ्रिक्शन, सेकंड बाई कंडक्शन, चालन द्वारा बाई कंडक्शन, थर्ड बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा। घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा 3 विधियां हमारे पास होती है, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। जब 2 कुचालक वस्तुओं को, 2 इंसुलेटर ऑब्जेक्ट को या एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर, इन 2 ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं, परस्पर रगड़ा जाता है, रब विद ईच अदर, देन तो घर्षण के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वो उस हीट एनर्जी के कारण एक वस्तु से यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इस तरीके से फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट चार्जिंग हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। यानी एक हो जाती है पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाती है नेगेटिव चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो पॉजिटिव चार्ज होगी और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो नेगेटिव चार्ज होगी। और इसी इलेक्ट्रिसिटी को, इस तरह से जो फ्रिक्शन से जो प्रोड्यूस होती है, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या घर्षण द्वारा आवेशन। क्लियर? जैसे कांच की छड़ को यदि रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके रगड़ने पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो कांच की छड़ पॉजिटिव चार्ज हो गई और रेशम की छड़, वो रेशम का कपड़ा नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इस तरीके से
अगर एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल पर यानी ये या रेशम के कपड़े पर, सिल्क क्लॉथ पर अगर रब करते हैं तो एबोनाइट की रोड जो होती है वो नेगेटिव होती है और सिल्क क्लॉथ पॉजिटिव होता है। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है? अब ये आपके पास हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब हम रब करेंगे तो ये तो हमने मान लिया कि फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो ये भी हमारे माइंड में आ गई बात कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगा, बट किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट में जाएगा, ये एक बात आती है दिमाग में। तो इसको बिल्कुल सिंपल इतना सा समझ लीजिए कि एक वर्क फंक्शन, कार्य फलन, एक टॉपिक हमारे 11th में केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था, 12th में भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में, ये वर्क फंक्शन, कार्य फलन, ये एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी है वो कार्यफलन कहलाती है। जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है वही कार्यफलन या वर्क फंक्शन होती है। अब आप समझ लीजिए कि जिसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिसका कार्यफलन कम होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे जिसका कार्यफलन ज़्यादा होगा। तो कम कार्यफलन वाली से कम कार्यफलन, मिनिमम वर्क फंक्शन वाले मैटर से, कार्यफलन वाले ऑब्जेक्ट से, पदार्थ से अधिक कार्यफलन यानी हायर वर्क फंक्शन, या जिसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, उसमें इलेक्ट्रॉन का, पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो ये बात आपके दिमाग में रहे कि ऑलवेज लोअर वर्क फंक्शन वाली ऑब्जेक्ट से हायर वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो चार्ज के दो टाइप्स बताए थे, आवेश दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये किस वैज्ञानिक ने बताए थे? दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। ये बताया गया था, एक साइंटिस्ट हुआ था बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रहे हमेशा आपको। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, चार्ज टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो फिर एक बात और माइंड में आती है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? हालांकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो देयर इज नो इफेक्ट या मिनिमम इफेक्ट, बहुत लेस इफेक्ट पड़ेगा माइन्यूटली। बट अगर हम माइन्यूटली इस बात को सोचें, समझें, तो ये नेचुरल है कि इलेक्ट्रॉन के जाने से या इलेक्ट्रॉन के आने से मास पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब मास किसका ज़्यादा होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उसका या जिसने लिया है? तो ये आपका तुरंत आपके माइंड में आएगा कि जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उसके मास में इंक्रीमेंट होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, डोनेट किया है, लूज किया है, उसके मास में क्या आएगी? कमी आएगी। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज आयन बना, उस पॉजिटिव चार्ज आयन के मास में न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में कमी आ गई, और नेगेटिव चार्ज आयन जो बना उसके मास में न्यूट्रल बॉडी के बेस में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो एक बात यहाँ कही जा सकती है कि मास ऑफ पॉजिटिव इज लेस देन मास ऑफ न्यूट्रल इज लेस देन मास ऑफ नेगेटिव। यानी धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु के द्रव्यमान से कम होगा, और उदासीन वस्तु का द्रव्यमान ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान से कम होगा। मास ऑफ पॉजिटिव इज लेस देन
मास ऑफ न्यूट्रल और मास ऑफ न्यूट्रल इज लेस देन मास ऑफ नेगेटिव। तो ये बात घर्षण विद्युत में हमारे पास आती है। जब भी ग्लास रोड या कोई भी दो ऑब्जेक्ट को, इंसुलेटर ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी प्रोड्यूस होने से लोअर वर्क फंक्शन वाली ऑब्जेक्ट से हायर वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और बोथ ऑब्जेक्ट्स विल बी चार्ज्ड। ये है फर्स्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड बात आती है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी चालन द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। इसमें डायरेक्ट एक आवेशित वस्तु जो पहले से आवेशित है उसको एक अनावेशित वस्तु जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्जिंग ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। तो जब भी एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के, अनावेशित चालक वस्तु के, चालक होना जरूरी है, अनावेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाएंगे तो ये दोनों वस्तु, वो उस वस्तु में आवेश उत्पन्न होगा। ये घटना या ये क्रियाविधि चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। वापस समझ लीजिए, जब एक आवेशित चालक वस्तु को किसी दूसरी अनावेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो वह अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। यह घटना चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। व्हेन अ चार्जिंग ऑब्जेक्ट, चार्जिंग कंडक्टर come in contact with uncharged conductor, then charge produced in uncharged conductor, that is called charging by conduction. ओके, जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन है। बहुत सिंपल एग्जांपल है इसको समझने का। या हमारे पास मान लीजिए कोई नेक्ड वायर पर जो स्विच से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और स्विच ऑन है और नेक्ड वायर पर हमारा हाथ लग जाता है तो हमें झटका लगता है, हमें करंट महसूस होता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है? चार्जिंग बाय कंडक्शन का है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी, इतनी सी लैंग्वेज में है कि आप एक चार्जिंग ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जो आपके पास है, कोई सा भी जो पहले से चार्जिंग है, इस चार्जिंग ऑब्जेक्ट को कॉन्टेक्ट में लाएं अनचार्ज ऑब्जेक्ट के, तो ये भी क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। यही चार्जिंग बाय कंडक्शन है। थर्ड जो हमारे पास आता है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेशन। इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या है बेटा कि किसी एक चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट लेकर आते हैं, मतलब उसके पास में लेकर आते हैं, उसे टच नहीं करते हैं, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं लेकर आते हैं, उसके नियरेस्ट लेकर आते हैं। तो जब संपर्क में लाया जाता है, निकटतम लाया जाता है, तो उस दूसरी वस्तु में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। उस दूसरी वस्तु के अंदर, उस दूसरी वस्तु के निकटतम पृष्ठ में विपरीत प्रकृति का, अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। यह मेथड क्या कहलाता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन या चार्जिंग या प्रेरण द्वारा आवेशन। समझिए इसे किस तरीके से क्या होता है। सपोज करो कि यह हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, चालक गोला है, जिसको मैंने इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। ये एक चालक गोला है, कंडक्टिंग स्फीयर, जिसको मैंने, ये अनावेशित है इस समय, और मैंने इसको किस पर रखा है? एक इंसुलेटर स्टैंड पर रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक अलग से एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पर रब करके, अब आपको भी बताया था कि ग्लास रोड को अगर सिल्क क्लॉथ पर रब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगी। तो उस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पर रब करके और इस स्फीयर के नियरेस्ट लेकर आते हैं। इस कंडीशन में ये मैं एक ग्लास रोड को यहाँ नियरेस्ट लेकर आया, ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड है, इसको नियरेस्ट लेकर आया। जब मैं इसको यहाँ नियरेस्ट लेकर आता हूँ तो ड्यू टू इंडक्शन, इस प्रेरण के कारण यहाँ पर, इस सरफेस पर, इस पृष्ठ पर इसका नेगेटिव चार्ज
आ जाता है। और अब सिंस इट इज न्यूट्रल, तो जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके फार अवे सरफेस पर प्रोड्यूस होगा। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज नियरेस्ट सरफेस पर आ गया और जो फारदेस्ट सरफेस है, क्योंकि रिपल्सन होता है सेम चार्ज में, तो ये फारदेस्ट सरफेस पर क्या आ गया, या बाहरी सतह पर, आउटर सरफेस पर, यहाँ पर ये दूर की सतह पर यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी कंडीशन में इसको हम इस स्पेयर को एक कंडक्टिंग वायर से और अर्थिंग कर रहे हैं। ये मैंने एक कंडक्टिंग वायर से अर्थिंग कर दिया, ये अर्थिंग, यानी एक वायर जोड़ के और अर्थ पे डाल दिया, भूमि पे डाल दिया। तो और ये रोड ऐसे कैसे आई, अभी इसको रिमूव नहीं किया है। तो क्या देखते हैं कि जब हम इसको ये अर्थिंग कर रहे हैं तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, या यूं कह दीजिए कि अर्थ से नेगेटिव चार्ज आकर इसको बैलेंस कर देता है। तो अब ये यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर चला गया, तो ओनली यहाँ पर कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया। अब अगर हम नेक्स्ट कंडीशन में इस स्पेयर से ये ऐसे कैसे ही है, और यदि इस ग्लास रोड को रिमूव कर दें, तो ग्लास रोड को जब रिमूव करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और सारा का सारा जो चार्ज है वो इस स्पेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से जो एक न्यूट्रल जो स्पेयर था, ये न्यूट्रल स्पेयर हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज वाले स्पेयर में कन्वर्ट हो गया। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है। हम पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आए थे और उसके कारण ये नेगेटिव चार्ज आ गया। जब भी अपन ये देखते हैं कि जब हम ड्राई एयर में, अपने सूखे बालों में, अगर ड्राई हेयर में अपने कॉम्ब को बार बार घुमाकर अगेन एंड अगेन रिपीट करके, और यदि एक कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, पेपर बिट्स के पास लेकर जाते हैं, तो कागज़ के टुकड़े उससे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, चिपकने लग जाते हैं। क्यों चिपकने लगते हैं? क्योंकि वो जो कॉम्ब है वो चार्जिंग हो चुका है, और वो कॉम्ब जब कागज़ के टुकड़ों के पास आता है तो वो उसके नियरेस्ट सरफेस पर अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो अट्रैक्ट होते हैं। तो यही बात यहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन आती है। अगर हम इस पॉजिटिव रोड की जगह नेगेटिव रोड लेकर जाते तो यहाँ इस सरफेस पर पॉजिटिव आता, इस पर नेगेटिव आता, फिर ये पॉजिटिव अर्थ में चला जाता, और नेगेटिव अर्थ में जाता और पॉजिटिव यहाँ पर रह जाता, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज होता। तो ये एक हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी है कि चार्ज इंडक्शन से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज बाय इंडक्शन प्रेरण से उत्पन्न आवेश Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1/1 माइनस 1/एप्सिलॉन R। ये एक फॉर्मूला हमारे पास आता है। एप्सिलॉन R को हम यहाँ पर बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, परमिटिविटी, जिसकी अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं इसे हिंदी में। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे जब कूलाम का नियम पढ़ेंगे तब। और ये एक फॉर्मूला, नेगेटिव चार्ज क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। एप्सिलॉन R की वैल्यू, एप्सिलॉन R फॉर एयर 1.00059 या अप्रोक्सीमेट 1 होती है, और एप्सिलॉन R फॉर मेटल, धातुओं के लिए इन्फिनिटी होती है। तो आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर एयर की वैल्यू रखते हैं तो ये 1/1 माइनस 1 0, यानी कि एयर में कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता इंडक्शन से, ठीक है। जबकि मेटल में मैक्सिमम चार्ज प्रोड्यूस होता है। अगर यहाँ एप्सिलॉन R की जगह इन्फिनिटी लिखोगे तो ये 0 आ जाएगा, Q डैश इक्वल टू माइनस Q। तो इस तरह से ये चार्जिंग की 3 मेथड्स है। और आज हम अभी इस टॉपिक को यहीं स्टॉप कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।